हेलो गाइस। फिजिकल ज्योग्राफी का जियोमॉर्फोलॉजी हम लोग कवर कर रहे हैं और इसमें मैंने आपको पिछले वीडियो में यूनिवर्स के बारे में बताया था कि कैसे जो है ब्रह्मांड का निर्माण होता है। ये हमने किस लिए पढ़ा था, क्योंकि हम ये जान सकें कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो अंततः हम निष्कर्ष पे पहुँचे थे कि जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है वो बिग बैंग थियरी से हुई है, जिससे यूनिवर्स जो है निर्माण हुआ है। यूनिवर्स जब निर्माण हुआ उससे जो है उसके अंदर गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सीज के अंदर तारे बने, तारे के अंदर जो है वो प्लेनेट बने रहे हैं। ठीक है। और जो अर्थ है वो भी एक प्रकार का एक प्लेनेट ही है। ठीक है। आज हम देखेंगे जो ओरिजिन ऑफ अर्थ है वो मेन टॉपिक ओरिजिन ऑफ अर्थ। ठीक है। तो हम लोग ज्योग्राफी CUET PG के लिए शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें मैंने पहले यूनिट को उठाया है और धीरे धीरे करके हम सारे यूनिट को कवर करेंगे। तो अगर चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। ठीक है। चलिए देख लेते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो जो पृथ्वी है वो सौरमंडल का एक प्रकार का ग्रह है। ठीक है। एक ग्रह है और इसकी उत्पत्ति अन्य ग्रहों की उत्पत्ति से भिन्न नहीं हो सकती है। तो जैसे अन्य ग्रह बने हैं उसी तरह अर्थ भी बना होगा। इस विषय में विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न विचार प्रकट किए हैं। इसमें से एक प्रारंभिक मत यानी कि सबसे जो पहला मत है वो इमैनुअल कांट का है। इमैनुअल कांट का है। इन्होंने कौन सी परिकल्पना दी थी? वायव्य राशि परिकल्पना। ये मैंने कल भी आपको बताया था कि वायव्य राशि परिकल्पना किसने दी थी? तो इमैनुअल कांट ने दी थी। ठीक है। 1796 ईस्वी में लाप्लास ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया। लाप्लास ने क्या किया? इसका संशोधन, जो वायव्य राशि परिकल्पना थी उसका संशोधन किसने प्रस्तुत किया? लाप्लास ने, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है। 1905 में जो चेम्बरलेन और मोल्टन थे उन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तब सूर्य के सतह से बाहर निकला हुआ पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे यही संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे ये पहले सूर्य था, यहाँ पे इसके बगल से खूब बड़ा तारा जिसका गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक था गुजर रहा था, ऐसे पास हो रहा था। तो इसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, इसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये जो सन था, सन से कुछ सिगार टाइप, सिगार कहते हैं इसको ऐसे, ठीक है, इसको सिगार कहेंगे। तो सिगार टाइप का जो है इसमें से कुछ पदार्थ निकला और जब ये तारा इधर चला गया, चलते हुए जब इधर आ गया तो फिर ये ऐसे निकला ही रह गया और निकले हुए जो ये पदार्थ थे वो जो है सूर्य का फिर ऐसे चक्कर लगाने लगे। तो यही जो निकले हुए पदार्थ थे वो ग्रह का निर्माण करते हैं। तो ये कौन कहते हैं? चैम्बरलिन और मोल्टन कहते हैं। ठीक। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ के सूर्य चारों की तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। ब्रिटेन के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सर जेम्स जीन्स, ब्रिटेन के थे ये सर जेम्स जीन्स, इन्होंने 1919 में क्या किया? ज्वारीय परिकल्पना दी तथा अन्य वैज्ञानिक सर हैरोल्ड जेफरी ने इसमें संशोधन किया। तो हैरोल्ड जेफरी ने जो है वो जेम्स जीन्स की परिकल्पना में जो है वो संशोधन किया था। ठीक। कुछ समय बाद सूर्य के साथी सितारे की बात मानी जाने लगी। इस तर्क को द्वैतारक सिद्धांत से नाम से जाना जाता है। मतलब एक सूर्य का जो है साथी तारा था। ठीक है, साथी तारा था। तो इसको, इसमें दो तारे जो हैं यूज हो गए। दो तारे जब यूज हो गए तो उसको द्वैतारक सिद्धांत कहा, यानी कि बाइनरी थ्योरीज कहा जाने लगा। 1943 में रूस के आटो स्मिथ तथा जर्मनी के कार्ल वाइजास्कर ने निहारिका परिकल्पना, जिसको नेबुलर हाइपोथेसिस कहा जाता है, उसमें कुछ संशोधन किया और आटो स्मिथ ने अपनी धूल और गैस परिकल्पना में ब्रह्मांड के अपार धूल गैस के होने की बड़ी बात कही, जबकि कार्ल वाइजस्कर ने सूर्य की रचना कास्मिक धूल से मानी। किससे मानी है? कास्मिक धूल से मानी है। धूल एवं गैस के कणों में घर्षण तथा टकराव के कारण एक चपटी तस्तरी के रूप में बादल का निर्माण हुआ। क्या हुआ? बादल का निर्माण हुआ और अभिवृद्धि एक्सरेशन की वजह से ही, एक्सक्रेशन की जो प्रक्रम था उससे जो है ग्रहों का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये अलग अलग जो है विद्वानों द्वारा अपनी अलग अलग परिकल्पनाएं दी गई हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। इसको एक जगह मैं आपको कंपाइल करके भी दिखाऊंगा। तो उसको आपको बस उसके प्रोफाउंडर कौन है और उस जो थियरी है उसका नाम क्या है वो आपको ज़रूरी याद है रखना। ठीक है, क्योंकि पेपर में जो है फैक्ट से अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत, सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा है? मैंने आपको कल बताया था, बिग बैंग थियरी, जिसको हम बिग बैंग सिद्धांत के नाम से जानते हैं। इसे विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना, एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। वर्ष 1920 में क्या होता है, जो एडविन हब्बल थे उन्होंने प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। ठीक है, कब दिया था? अब ये पूछेगा कि एडविन हब्बल ने जो है वो
ब्रह्मांड का विस्तार हुआ था हो रहा है, ये कब बताया था, तो 1920 में। ऐसे एक ऑप्शन दे देगा और बोलेगा सही है कि गलत है। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आप बता पाएंगे, क्योंकि आपको फैक्ट याद रहना बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। और जब CUET है तो अगर एक कोई कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसके नीचे ज़रूर उससे रिलेटेड फैक्ट पूछेगा ही पूछेगा। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में सब कुछ एकाकी परमाणु से आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले और आया। ठीक है। समय बीतने के साथ आकाशगंगाओं के बीच की दूरियां बढ़ी और वे एक दूसरे से दूर हो गईं। तो हालांकि कौन, एडविन हबल बताते हैं कि जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। और जब एक्सपैंड होगा तो जो इसके अंदर तारे हैं या फिर जो गैलेक्सी हैं वो भी एक दूसरे से दूर जाएंगे। ठीक है। तो आकाशगंगा जो है वो तारों का समूह है। स्पष्ट है कि प्रारंभ में ब्रह्मांड बहुत ही छोटे आकार का था। जैसे ही ब्रह्मांड फैलना शुरू किया उसमें से विकिरण हुआ और यह फैलकर ठंडा हो गया। ठीक है। तो चूंकि जितना फैलेगा ब्रह्मांड उतना अधिक वो ठंडा होगा। पहले जो है बहुत गर्म था, छोटा था। हल्के बादल पहले से ही उपस्थित थे। हल्के बादल यानी कि धूल के कण जो है वो पहले से उपस्थित थे। बादलों के कण गुरुत्वाकर्षण द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और विखंडित होकर आकाशगंगाओं का निर्माण करने लगे। तो जो बादल के कण थे, जो हल्के बादल के कण थे, उन्हीं से मिलकर आकाशगंगा बनी। ब्रह्मांड जो है, मैंने अभी कल आपको बताया था कि जो ये यहाँ पे छोटे से बिंदु पॉइंट के रूप में पूरा अत्यधिक घनत्व के रूप में एक जो है पदार्थ था, और इसमें जब विस्फोट हुआ तो इसी से जो है ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है। ठीक है। तो जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा है तो जो स्पेस, जो यहाँ पे चारों तरफ जो घने हल्के जो बादल हैं उन्हीं से मिलकर आकाशगंगाओं का भी निर्माण हो रहा है। अब आकाशगंगा का जब निर्माण होगा तो आकाशगंगा ने स्वयं टूटकर तारों का निर्माण किया और बाद में तारे भी टूटे और उन्होंने ग्रहों का निर्माण किया। ठीक है। यानी कि एक दूसरे से टूट के सभी अपना जो उसके नीचे हैं वो उसका निर्माण कर रहे हैं और वो उसका चक्कर लगा रहे हैं सब। ठीक। पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए कुछ विद्वानों ने स्वतंत्र रूप से गणितीय परिकलन के आधार पर पृथ्वी की आयु जानने के प्रयत्न किए हैं। मतलब कितनी साल पुरानी है पृथ्वी, ये जानने का प्रयास किया गया है। तो जो जोली महोदय हैं उन्होंने खनिजों की आयु का पता लगाने का प्रयास किया। जोली के अनुसार जो अभ्रक खनिज है कि चतुर्दिक अनेक संकेंद्रीय छल्ले कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं। ठीक है। यानी कि जो अभ्रक खनिज होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, उसके चारों तरफ संकेंद्रीय छल्ले होते हैं, जिससे जो है पता लगाया जा सकता है कि कितना पुराना है ये। इन्हें जोली ने खनिज हैलो नाम दिया है। प्रोफेसर HN रसेल ने यूरेनियम सीसे तथा थोरियम सीसे के आधार पर पृथ्वी की आयु 2 अरब 25 करोड़ वर्ष तथा 4 अरब 60 करोड़ वर्ष बताई है। रेडियो सक्रिय पदार्थों के आधार पर पृथ्वी की आयु की गणना में सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई तथा वर्तमान समय में यह विधि अधिक विश्वसनीय मानी जाती है। यूरेनियम थोरियम किसी न किसी रूप में तथा मात्रा में प्रत्येक सेल में पाए जाते हैं, इसीलिए रेडियोमेट्रिक डेटिंग विधि का प्रयोग कर पृथ्वी की आयु ज्ञात किया जाता है। ठीक है। यानी कि यूरियम और थोरियम जो होते हैं वो हर चीज़ में पाए जाएंगे, किसी थोड़ी ही मात्रा में, लेकिन पाए जाएंगे प्रत्येक सेल में। इसीलिए जो है वो रेडियोमेट्रिक डेटिंग का प्रयोग करके जो है वो उसका पता लगाया जाता है। चूँकि खनिज का पता लगाएंगे कि कितना पुराना है तो पृथ्वी का भी पता लग जाएगा। ठीक। अब यहाँ पे देखिए पृथ्वी की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांत, जो भी सिद्धांत दिए गए हैं उनसे आपसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही देंगे क्वेश्चंस। टकराव सिद्धांत दिया हुआ है तो टकराव सिद्धांत ये जो बफन ने दिया था उसको बफन को यहाँ पे लिख दिया। ठीक है। तो आपको जो है ऐसे आपको मैच करना पड़ेगा। ठीक है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो आप इसके लिए तैयार रहिएगा। तो जो टकराव सिद्धांत है वो बफन ने दिया। ठीक है। किसने? बफन ने दिया। वायव्य राशि सिद्धांत इमैनुअल कांट ने दिया। निहारिका परिकल्पना लाप्लास ने ये इमैनुअल कांट के इस थियरी में जो है संशोधन करके दिया। उल्का परिकल्पना लॉकियर ने दिया। ग्रहाणु परिकल्पना चैम्बरलिन तथा मोल्टन ने दिया। उसके बाद अगला है ज्वारीय परिकल्पना किसने दिया? जेम्स जीन्स तथा हैरोल्ड जेफरी ने। द्वैतारक परिकल्पना HN रसेल और लिलिटन ने। विखंडन परिकल्पना रॉशगेन। ठीक है। विखंडन परिकल्पना किसने दिया? रॉशगेन ने। सिसिड परिकल्पना किसने दिया? तो प्रोफेसर SG बनर्जी ने जो है वो सिसिड परिकल्पना दिया था। नौ तारा परिकल्पना F होयल तथा लिलिटन ने दिया था। विद्युत चुंबकीय परिकल्पना डॉक्टर हेनस ऑफ वेन ने दिया था। अंतर तारकीय धूल जो है वो ऑटो स्मिथ परिकल्पना है। ठीक है। ऑटो स्मिथ की जो है परिकल्पना है। अगला जो दो है वो है पूर्व ग्रह यानी कि प्रोटो प्लैनेट परिकल्पना जो है वो गेराल्ड कुइपर ने दिया था। किसने? गेराल्ड कुइपर ने दिया है। बिग बैंग सिद्धांत जो है वो जॉर्ज लेमेंतेरे ने दिया था। ये तो मैंने आपको कल ही बताया था। तो इतने जो है टोटल 14 जो हैं वो आपको याद करना ही करना पड़ेगा। मैं इसको छोटा कर देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकें, और ये आपको जो है याद होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं उसको कर लेते हैं, फिर जो है अब अगले वीडियो में हम देखेंगे जो टाइम स्केल है
जोलॉजिकल टाइम स्केल उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि वो भी उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो यहाँ पे निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया कि पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो गैसों और धूल कणों से हुई है? तो इसमें से जो ऑटो स्मिथ थे उन्होंने कहा था कि जो उत्पत्ति है पृथ्वी की वो जो है धूल कण से हुई है। ठीक है। जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना का, एफ होयल तथा लिलिटन ने नवतारा परिकल्पना का तथा ऑटो स्मिथ ने अंतरतारकीय धूल परिकल्पना का प्रतिपादन किया। देखिए यहाँ पे ऑटो स्मिथ ने क्या किया था, अंतरतारकीय धूल परिकल्पना। ऑटो स्मिथ की परिकल्पना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से मानी है। दूसरा जो प्रश्न है वो है पृथ्वी की आयु निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो जो यूरेनियम डेटिंग है, यूरेनियम डेटिंग जो है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है यूरेनियम, तो रेडियो एक्टिव डेटिंग कह सकते हैं इसको। उससे जो है हम क्या करते हैं, पता लगाते हैं पृथ्वी की आयु कितनी है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक खनिज में, प्रत्येक सेल में जो है वो रेडियो एक्टिव पदार्थ थोड़े या ज़्यादा मात्रा में पाया ही जाता है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है, दो तो हो गया, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपसे बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, केवल आप ये याद रखिएगा सिद्धांत किसने कौन सा दिया, और उसके बाद जो है आगे हम देखेंगे टाइम स्केल के बारे में। ठीक है, जोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में। बाकी वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।